हेलो स्टूडेंट, बीए फर्स्ट ईयर की होम साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, यानी कि इसको हिंदी में गर्भरोपण या गर्भाधान भी कहा जा सकता है। दूसरी भाषा अगर हम नॉर्मल शब्दों में समझे तो यानी कि गर्भावस्था, जो हमारी औरतों की जो गर्भावस्था शुरू होती है उसको कहा जाता है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के लिए यानी कि गर्भ धारण के लिए ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, ये 3 तरह की जो प्रक्रियाएं होती है उनके द्वारा गुजरा जाता है। इसमें 3 तरह की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा जो गर्भाधान होता है, यानी कि गर्भ धारण करने के लिए 3 प्रक्रिया होती है। पहली होती है ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और तीसरी है इम्प्लांटेशन। क्या है? ये 3 तरह की जो प्रक्रिया है, इन प्रक्रियाओं के द्वारा ही जो है गर्भरोपण किया जाता है। यानी कि जो गर्भावस्था की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, यानी कि गर्भावस्था की जो सिचुएशन बनती है वह इन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा, यानी कि इन 3 प्रक्रियाओं से उसे गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले होती है ओवुलेशन। इस क्रिया के दौरान, यानी कि इस प्रक्रिया के दौरान हम आगे पढ़ चुके हैं इस प्रक्रिया को, जो कि है अंडों का निर्माण करना, जो कि हमने अंडजनन के दौरान पढ़ लिया है। अंडों का निर्माण होना, ठीक है, जो कि अंडजनन जो टॉपिक है युग्म जनन का, उसके अंदर ओवुलेशन को अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर चुकी हूँ मैं। आगे है आपका फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के दौरान जो स्पर्म और एग होते हैं, यानी कि मेल में जो मेल गैमेट में जो स्पर्म पाए जाते हैं और फीमेल गैमेट में जो एग पाए जाते हैं, उनका आपस में मिलना और उससे जाइगोट का निर्माण करना, यही जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहलाती है। यानी जो फर्टिलेट जो एग होता है उससे स्पर्म का जो मिलना होता है वही फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया कही जाती है। तीसरी होती है इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया। यह क्या कहलाती है? भ्रूण प्रत्यारोपण। भ्रूण प्रत्यारोपण जो कहलाता है वह इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया कही जाती है। यानी कि जो भ्रूण का जो निर्माण होना शुरू हो जाता है वह इम्प्लांटेशन, यानी कि गर्भाधारण के समय जो भ्रूण का प्रत्यारोपण किया जाता है कई बार, उसको इम्प्लांटेशन प्रक्रिया कहती है। यानी कि कृत्रिम रूप से जो गर्भाधान करवाया जाता है, यानी कि गर्भावस्था करवाई जाती है, वह कहलाती है इम्प्लांटेशन प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि इन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा जो है वह गर्भरोपण या गर्भाधान की प्रक्रिया को पूरा करता है। जब महिला मेनोपॉज की स्थिति से गुजरती है उसमें अंडों का निर्माण होना बंद हो जाता है। यानी कि जो अंडे हैं उनका जो निर्माण होता है वह कुछ ऐसी एज होती है जिस एज के दौरान ही अंडों का निर्माण होता है। उस एज जैसे कि 45-50 के अबव की जो औरतें होती है उनमें वह मेनोपॉज स्थिति कहलाती है। यानी कि उस स्थिति के उस एज के बाद महिलाओं में अंडों का निर्माण होना बंद हो जाता है। तो ओवुलेशन ना होने के कारण क्या होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वह भी नहीं हो पाती। यानी कि जब अंडों का निर्माण ही नहीं होगा तो उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको करने के लिए किन चीज़ों का होना? स्पर्म और एग का होना जरूरी है। यानी कि जब एग ही नहीं बनेंगे, यानी कि ओवुलेशन की प्रक्रिया ही नहीं संपन्न हो पाएगी तो एग नहीं बनेगी, एग का निर्माण नहीं हो पाएगा तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया
पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ये जो प्रक्रिया होती है प्राकृतिक रूप से, ये प्रक्रिया जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वह प्राकृतिक रूप से फैलोपियन ट्यूब में करवाई जाती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से ही होती है। ओव्यूलेशन पीरियड के दौरान जो प्रजनन हार्मोन्स होते हैं वह अंडाशय को अंडा बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। जब अंडा परिपक्व हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से वह फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाता है, तब उसको फैलोपियन जो ट्यूब होती है उसमें भेजा जाता है। और यहाँ पर लगभग यह 24 घंटों तक रहता है, यानी कि जब फर्टिलाइज जो अंडा होता है, एग होता है, वह क्या करता है, फैलोपियन जो ट्यूब होती है उस ट्यूब में वह 24 आवर तक रहता है। इस 24 घंटे के अंदर अगर अंडा शुक्राणु से, यानी कि जो एग होता है वह स्पर्म के संपर्क में आ जाता है, तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि जो फैलोपियन जो ट्यूब होती है उसके अंदर जो 24 घंटे तक जो एग, यानी कि फर्टिलाइज जो एग है, परिपक्व जो एग होता है, जो कि मतलब ये प्रक्रिया करने के लिए तैयार होता है, तो वह परिपक्व एग, इसके बारे में जो परिपक्व एग वगैरह है इसके बारे में हमने पूरा अंडजनन के दौरान, शुक्रजनन के दौरान इनके बारे में हमने डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो जो परिपक्व जो एग होता है वह क्या करता है, जो फैलोपियन जो ट्यूब होता है उसमें 24 आवर्स तक पड़ा रहता है। तो जब स्पर्म है, जब एग से कांटेक्ट करता है, यानी कि उससे मिलता है, तब जाके जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जो फर्टिलाइजेशन की जब प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उसमें फर्टिलाइज जो अंडे जो होते हैं वह किसका निर्माण करते हैं, जायगोट का निर्माण करते हैं। यानी कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी कि निषेचन की जब प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो निषेचित जो अंडा होता है वह क्या कहलाता है, जायगोट कहलाता है। यानी कि जो गर्भावस्था में जब भ्रूण का निर्माण होता है, तो भ्रूण के निर्माण से पहले जो संरचना बनती है, यानी कि जब अंडा निषेचित हो जाता है तो उस निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है, जायगोट कहा जाता है। यानी कि जब शिशु, यानी कि गर्भावस्था प्रारंभ होती है तो उसकी पहली जो अवस्था होती है वह क्या कहलाती है, जायगोट अवस्था कहलाती है। ये फैलोपियन ट्यूब के रास्ते गर्भाशय में जाता है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया होती है, यानी कि जायगोट का जो निर्माण होता है वह कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, क्योंकि जो परिपक्व एग होता है वह वहीं पे स्थित होता है। जब परिपक्व एग जब फर्टिलाइज हो जाता है, यानी कि निषेचित हो जाता है, उसके बाद उसको कहाँ पे भेजा, यानी कि जब वह जायगोट बन जाता है, जायगोट के बाद उसको गर्भाशय में भेजा जाता है। यानी कि उसको सुरक्षा के लिए, उसको अपना शरीर प्राप्त करने के लिए, भ्रूण आगे की अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए उसको गर्भाशय में अच्छे से स्थित किया जाता है, भेजा जाता है। इसी दौरान यह अलग उस क्रिया से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, बढ़ता है और एक मल्टी सेलुलर आकार में बदलता है। यानी कि जैसे जैसे उसकी समय बीतता है वैसे वैसे वह पोषक तत्वों को ग्रहण करता करता भ्रूण अवस्था में आता है, और भ्रूण अवस्था से आते आते वह शिशु अवस्था में, यानी कि उसके शरीर का आकार बनना शुरू हो जाता है और उसका आकार, आकृति और बढ़ना शुरू हो जाता है। और गर्भावस्था के स्तर में इम्प्लांट होता जाता है, यानी कि वह बढ़ता जाता है। कंसेप्शन और इम्प्लांटेशन के बीच लगभग 8 और 9 दिनों का अंतर होता है, अर्थात इम्प्लांटेशन की सही तारीख इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कब ऑट्यूलेट किया है, और यह ओवरी से अंडा निकलने के 6 और 12 दिनों के बीच ही हो सकता है। यानी कि जो इम्प्लांटेशन की जो प्रक्रिया और कंसेप्शन की जो प्रक्रिया की जाती है वह 8 और 9 दिन के अंतर के मतलब के बीच में ही की जाती है। फिर इम्प्लांटेशन यानी कि भ्रूण प्रत्यारोपण के बाद जब भ्रूण प्रत्यारोपण की प्रक्रिया की जाती है, यानी कि इसके दौरान तो प्राकृतिक रूप से गर्भाधान हो जाता है, लेकिन जब इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया के दौरान जो प्रक्रिया करी जाती है वह मैंने बताया कि 8-9 दिनों के अंतराल में ही की जाती है, जो अंडे के निकलने के 6 और 12 दिनों के बीच में हो जाती है इसकी ओवरी।
लेकिन जब इम्प्लांटेशन की जब प्रक्रिया होती है या गर्भाधान की जब स्थिति आती है तो उसके बाद शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं। जैसे कि ये जब प्रक्रिया शुरू होती है यानी कि गर्भाधान की स्थिति से पहले औरत एक नॉर्मल वे में रहती है, यानी कि उनमें कोई भी तरह का कुछ भी बदलाव हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन जब गर्भाधान की स्थिति है या गर्भावस्था की स्थिति शुरू हो जाती है, यानी कि जब जाइकोट का निर्माण होना शुरू हो जाता है, शिशु का निर्माण भ्रूण अवस्था से शिशु अवस्था में आने लग जाता है, यानी कि गर्भावस्था की जब अवस्था शुरू हो जाती है तब उसमें कई तरह के बदलाव दिखाई देते हैं, कई तरह के उसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये बदलाव जो होते हैं स्त्री में वही क्या है, उसके लक्षण यानी कि गर्भाधान के लक्षण कहलाते हैं, जो कि कई तरह के होते हैं। जैसे कि शरीर में ऐंठन होना, उल्टी आना, चक्कर आना, सूजन आना, शरीर में सूजन का होना, सिर दर्द होना, खाने का मन न करना, ये सारी चीजें होने लगती है। जिसमें कि जैसे कि ऐंठन यानी कि पीठ का जो निचला हिस्सा जो होता है उसमें बहुत अत्यधिक मात्रा में दर्द होना शुरू हो जाता है। सर्वाइकल डिस्चार्ज होता है, यानी कि लिक्विड जो पदार्थ होता है, हमारा जो शरीर है उसमें से लिक्विड पदार्थ जो होता है वह अत्यधिक मात्रा में बहने लगता है। इसको क्या कहा जाता है? डिस्चार्ज कहा जाता है। फिर ये पेट का फूलना, धीरे धीरे पेट की जो आकृति है यानी कि जो आकार है वह क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है, क्योंकि धीरे धीरे उसमें जो जाइकोट है वह भ्रूण अवस्था से शिशु अवस्था में पहुंचने लगता है, जिसके कारण कि क्या होता है, उसके पेट का आकार बढ़ता है। और इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, उल्टी आना, जी मचलाना, किसी गंध का बहुत अत्यधिक जल्दी से उसको पता चल जाना, जिससे कि जैसे कि खाने की वस्तु है, कोई अन्य वस्तु से उसका मन हट जाता है, उसको वह वस्तु खाने की इच्छा है, उसके पास में जाने की इच्छा नहीं होती है। चक्कर आना, कमजोरी होना, क्योंकि जब खाने की वस्तुओं से हमें घिन आने लग जाती है, अत्यधिक बदबू आने लग जाती है या उससे मन बढ़ जाता है तो हम उसको खाने की नहीं करते, तो उस कारण क्या हो जाती है, कई बार भोजन की मात्रा कम जाती है, जिससे कि हमें वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। शरीर में सूजन का आ जाना, यानी कि शरीर में जो है वह कई बार होता है कि बीपी हो जाती है, ठीक है, जिस कारण कि क्या होता है कि शरीर में सूजन आनी शुरू हो जाती है। सिर में अत्यधिक दर्द का होना, खाने से मन, ये सारी कई जैसे कि हमारे स्वभाव में, बोलने में जो है चिड़चिड़ापन आ जाना, स्वभाव में बदलाव आना, यानी कि हमारे बोलने का तरीका अगर हमें चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता है, हमारी जो स्थिति होती है वह सही नहीं होती, शरीर में पेन होता है, कई तरह से हमारा मन सही नहीं रहता है, विचलित हुआ रहता है, तो उस समय क्या होता है कि टेंशन के कारण, शरीर सही नहीं होने के कारण क्या हो जाता है, हमारा स्वभाव बदल जाता है, हम चिढ़ने लगते हैं, एक दूसरे पे गुस्सा करने लगते हैं, हमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, जिसके कारण कि हमारा बोलने का तरीका बदल जाता है, हमारा स्वभाव बदल जाता है। कई बार होता है जैसे कि मैंने बताया कि खाने की चीज़ों से, कुछ खाने की चीज़ों से मन हट जाता है। कई बार औरतों को होता है कि गर्भावस्था के दौरान कि खाने की जो गर्भाधान के दौरान खाने की भूख, मतलब कि भूख ज़्यादा लगने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता है, वह
मतलब दो दो जो जीव होते हैं उनको उसे भोजन देना पड़ता है, एक तो खुद को और दूसरा अपने अंदर जो बच्चा पनप रहा है, उन दोनों को जो है पोषण की अत्यधिक मात्रा की जरूरत होती है, इसलिए औरत को बार बार भूख लगती है। भूख अत्यधिक लगना और थकान होना, जो मैंने आपको बताया, चक्कर आता है, कमजोरी होना, थकान अत्यधिक होना, ये सारे जो रीजन होते हैं, ये सारे जो लक्षण हैं, वह सारे लक्षण अगर औरत में हमें दिखाई देते तो इसका मतलब कि वह क्या है, गर्भाधान के अवस्था से गुजर रही है। तो उसको देखकर हम उसकी स्थिति का पता लगा सकते हैं कि यह इन लक्षणों को देखकर के वह किस स्थिति से गुजर रही है। तो ये टॉपिक था आज हमारा गर्भाधान पे। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।